बात करिए पीएम मोदीના હસ્તે યુવાનોને ભેટની। तो पीएम मोदी आज युवानों ने आपसे मोटी भेट संबोधन कर रहे आज पीएम मोदी सीधा जैसू के तरफ जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। स्टार्टअप्स को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की हैं। इसी तरह ड्रोन इंडस्ट्री है। आज एग्रीकल्चर हो या डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना, ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि बीते 8-9 वर्षों में कैसे देश के स्पोर्ट्स सेक्टर का कायाकल्प हो गया है। आज देश भर में नए स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, नई एकेडमी तैयार हो रही है। इनमें कोच, टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ रही है। देश में स्पोर्ट्स का बजट 2 गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल से कहीं ज्यादा है। ये सीमित दायरे वाला मामला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करने वाला अभियान है। आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही तैयार हो रही है। बीते 8-9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए और सुरक्षित LHB कोचेज बनाए गए हैं। इनके निर्माण में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लगे हैं,
उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। मैं आपको भारत की टॉय इंडस्ट्री का भी उदाहरण दूंगा। अभी जितेंद्र सिंह जी ने उसका उल्लेख भी किया। दशकों तक भारत के बच्चे विदेशों से इंपोर्ट किए गए खिलौनों से ही खेलते रहे। ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, ना ही वो भारतीय बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने आयात होने वाले खिलौनों के लिए क्वालिटी पैरामीटर तय किए और अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया। 3-4 वर्ष में ही टॉय इंडस्ट्री का कायाकल्प हो गया और इससे रोजगार के अनेकों नए अवसर तैयार हुए। हमारे देश में दशकों तक ये अप्रोच भी हावी रही कि डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ आयात किए जा सकते हैं, बाहर से ही ला सकते हैं। हम अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स पर ही उतना भरोसा नहीं करते थे। हमारी सरकार ने इस अप्रोच को भी बदल डाला। हमारी सेनाओं ने 300 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और हथियारों की लिस्ट तैयार की है जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे, भारतीय इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। आज भारत 15,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों में निर्यात कर रहा है। इससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार हुए हैं। साथियों, आपको एक और बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। जब देश ने 2014 में हमें सेवा का अवसर दिया, तब भारत में बिकने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन विदेशों से आयात किए जाते थे। हमने लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स दिए। अगर आज भी 2014 से पहले वाली स्थिति होती तो फॉरेन एक्सचेंज पर हमारे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए होते। लेकिन अब हम ना सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि मोबाइल फोन का निर्यात भी कर रहे हैं। दुनिया के देशों में पहुंच रहा है। इससे भी रोजगार के हजारों नए अवसर बने हैं। साथियों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक और पक्ष है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरकार द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है तो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, पोर्ट, नई इमारतें, बहुत सी प्रकार की चीजें तैयार हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में इंजीनियर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, श्रमिक, हर प्रकार के उसमें तरह तरह के इक्विपमेंट, स्टील, सीमेंट, ऐसी भांति भांति की चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारी सरकार के दौरान पिछले 8-9 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इससे रोजगार के नए अवसर और लोगों की आय
दोनों में वृद्धि हुई है। मैं आपको भारतीय रेलवे का उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले 7 दशकों में 20,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पिछले 9 वर्षों में हमने करीब करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया है। 2014 से पहले एक महीने में सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बनाई जाती थी। 600 मीटर। आज हम हर महीने लगभग 6 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन बना रहे हैं। तब हिसाब मीटर में होता था, आज हिसाब किलोमीटर में हो रहा है। 2014 में देश में 70 से भी कम जिलों में 70 से भी कम जिलों में गैस नेटवर्क का विस्तार हुआ था। आज ये संख्या बढ़कर 630 जिले तक पहुंच गई है। कहां 70 जिले और कहां 630 जिले। 2014 तक ग्रामीण इलाकों में सड़कों की लंबाई भी 4 लाख किलोमीटर से कम थी। आज ये आंकड़ा भी बढ़कर 7.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गांव में सड़क पहुंचती है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। इससे पूरे इकोसिस्टम में तेज गति से रोजगार का सृजन होने लगता है। साथियों, ऐसे ही काम देश के एविएशन सेक्टर में हुआ है। 2014 तक देश में 74 एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या 148 हो गई है। हम सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में कितने ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नए एयरपोर्ट्स ने भी देश में हजारों नए अवसर तैयार किए हैं। और आपने देखा है कि हाल ही में एयर इंडिया ने रिकॉर्ड संख्या में नए हवाई जहाज खरीदने का ऑर्डर दिया है। कई और भारतीय कंपनियां भी इसी तैयारी में हैं। यानी आने वाले दिनों में इस सेक्टर में कैटरिंग से लेकर इन फ्लाइट सर्विसेज तक, मेंटेनेंस से लेकर ऑन ग्राउंड हैंडलिंग तक बड़ी संख्या में नए अवसर तैयार होंगे। ऐसी ही प्रगति हमारे पोर्ट सेक्टर में भी हो रही है। समुद्री तट का जो विकास हो रहा है, हमारे पोर्ट्स जो डेवलप हो रहे हैं, आज हमारे पोर्ट्स पर पहले की तुलना में कार्गो हैंडलिंग 2 गुनी हो चुकी है और इसमें लगने वाला समय अब आधा रह गया है। इस बड़े बदलाव ने पोर्ट सेक्टर में भी बड़ी तादाद में नए अवसर तैयार किए हैं। साथियों, देश का हेल्थ सेक्टर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बेहतरीन उदाहरण बन रहा है। 2014 में भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज 660 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या करीब 50,000 थी। आज
1 लाख से ज्यादा सीट उपलब्ध है। आज पहले के मुकाबले 2 गुनी संख्या में डॉक्टर परीक्षाएं पास करके तैयार हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की वजह से देश में अनेकों नए अस्पताल और क्लिनिक बने हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का हर प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार उसमें बढ़ोतरी सुनिश्चित कर रहा है। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार जो एफपीओस बना रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लाखों करोड़ों की मदद दे रही है, स्टोरेज कैपेसिटी का विस्तार कर रही है, उससे गांव के युवाओं के लिए अपने गांव में ही रोजगार के अवसर बन रहे हैं। 2014 के बाद से देश में 3 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर्स बने हैं। 2014 के बाद से देश के गांवों में 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। 2014 के बाद से देश में 3 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बनाकर दिए गए हैं। इनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा घर गांवों में ही बने हैं। बीते वर्षों में गांवों में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, हजारों नए पंचायत भवन, इन सभी निर्माण कार्यों ने गांवों में लाखों युवाओं को काम दिया है, रोजगार दिया है। आज जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्म मैकेनाइजेशन तेजी से बढ़ा है, उससे भी गांव में रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आज भारत जिस तरह से अपने लघु उद्योगों की हैंड होल्डिंग कर रहा है, अपने यहां एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है, इससे बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण सुनिश्चित हो जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 वर्ष पूरे किए। इन 8 वर्षों में मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी 23 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। इसमें से 70% लोन महिलाओं को मिला है। इस योजना ने 8 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए हैं। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना कोई कामकाज शुरू किया है। मुद्रा योजना की सफलता ने देश के करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के लिए हौसला दिया है, नई दिशा दिखाई है। और मैं साथियों आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमी की ताकत बढ़ाने में माइक्रो फाइनेंस का कितना महत्व होता है, माइक्रो फाइनेंस कितनी बड़ी शक्ति बनकर के उभरता है, ये हमने इन 8-9 साल में देखा है। बड़े बड़े अपने आप को महारथी मानने वाले, बड़े बड़े अर्थशास्त्र के पंडित मानने वाले और बड़े बड़े मालेतुजारों को फोन टेप कर करके लोन देने वाली की आदत वाले लोग पहले कभी भी माइक्रो फाइनेंस की ताकत को नहीं समझ पाए। आज भी ये लोग माइक्रो फाइनेंस का मजाक उड़ा रहे हैं। इनको देश के सामान्य नागरिक के सामर्थ्य का समझ ही नहीं है। साथियों, आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है,
उन्हें मैं विशेष तौर पर कुछ सुझाव अवश्य देना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग रेलवे, तो कुछ लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को बैंकों में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिल रहा है। ये आपके लिए देश के विकास में योगदान देने का अवसर है। देश 2047 में 2047 में जब आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं जानता हूं आज आपकी जो उम्र है, ये आपके लिए सच्चे अर्थ में अमृतकाल है। आपके जीवन का ये 25 वर्ष देश एकदम से तेज गति से आगे बढ़ने वाला माहौल वाला है और उसमें आप योगदान दे जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितने उत्तम कालखंड में, कितने उत्तम अवसर के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके कंधों पर आप नई जिम्मेवारी ले रहे हैं। आपका एक एक कदम, आपके समय की एक एक पल देश को तेज गति से विकसित भारत बनाने में काम आने वाली है। आज आप एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपनी यात्रा भले शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा में हमेशा उन बातों को याद रखना चाहिए और हमेशा अपने आप को एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप पिछले 5 साल से 10 साल से जब से समझने लगे हैं, क्या महसूस करते थे, सरकार का कौन सा व्यवहार आपको अखरता था, सरकार का कौन सा व्यवहार आपको अच्छा लगता था। आप भी ये जरूर मन में मानिए कि जो बुरे अनुभव आपको आए हैं, आपके रहते हुए किसी भी देश के नागरिक को बुरा अनुभव नहीं आने देंगे। जो आपको बीती होगी, आपके कारण किसी को नहीं बीतेगी। यही बहुत बड़ी सेवा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरों की उन उम्मीदों को आप पूरा करें, अपने आप को योग्य बनाएं। आप में से हर कोई किसी न किसी रूप में अपने कार्य से सामान्य मानवीय के जीवन को प्रभावित भी कर सकता है, प्रेरित भी कर सकता है, उसको निराशा की गर्त में डूबते हुए बचा भी सकता है। इससे बड़ा मानवता का क्या काम हो सकता है साथियों। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके कार्य का सकारात्मक प्रभाव हो, आपके काम से सामान्य मानवीय का जीवन बेहतर हो, व्यवस्थाओं पर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। मेरा आप सबसे एक और आग्रह है, आप सबने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के बाद भी सीखने की प्रक्रिया को रुकने ना दें। कुछ नया जानने, नया सीखने का स्वभाव आपके कार्य और व्यक्तित्व दोनों में प्रभाव जगाएगा। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से जुड़कर आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। और साथियों, मैं तो मेरे लिए हमेशा कहता हूं, मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। मैं बड़ा विद्वान हूं, मुझे सब आता है, सब मैं सीख चुका हूं, ऐसा भ्रम लेकर के न मैं पैदा हुआ हूं न काम करता हूं। मैं हमेशा अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूं, हर किसी से सीखने का प्रयास करता हूं। आप भी अपने भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखना, कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना, वो जीवन के नए नए द्वार खोल देगा। साथियों, फिर एक बार वैशाखी का पावन पर्व हो,
जीवन का नया आरंभ हो, इससे बढ़कर के क्या अवसर हो सकता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। ने मोटी भेट मળી છે। વડોદરામાં દર્શનાબેન જરદોશની હાજરીમાં જે પ્રમાણે વર્ચ્યુઅલી વડાપ્રધાન જોડાયા અને આ સાથે તેઓએ સંબોધન કર્યું। હંમેશા મારી જાતને વિદ્યાર્થી માનું છું તેઓનું કહેવું છે અને તેમને જે પ્રમાણે વિદ્યાર્થીને પ્રેરણા આપી તમે પણ પોતાની જાતને જે પ્રમાણે તેમનું કહેવું છે હું મારી અંદરના ભગવાનને પ્રેરણા આપું છું અને હંમેશા મારી જાતને વિદ્યાર્થી માનું છું। આ સાથે વડાપ્રધાનનું જે સંબોધન અનેક લોકો જોડાયા અને મહત્વનું છે કે યુવાનોને મોટી ભેટ આપવામાં આવી છે।